चुनाव का मौसम शुरू होते ही 15 सीटों पर मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। इससे बीजेपी को हिमाचल और उत्तर प्रदेश में 2 अतिरिक्त सीटें मिल गई। हिमाचल में बराबर वोट मिलने के बाद मटकी से पर्ची निकाली गई जो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में गई, जिसके बाद हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये चुनाव के बाद अब राज्यसभा में कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर है, चुनाव में कैसे खेल हुआ और क्रॉस वोटिंग करने वालों का क्या होगा। 2024 में राज्यसभा की कुल 56 सीटें खाली हुई थी। इनमें 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें क्रॉस वोटिंग का खेल हुआ। बीजेपी ने 10 सीटें, कांग्रेस ने 3 और सपा ने 2 सीटें जीती, जिसके बाद एनडीए की सरकार राज्यसभा में बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर है। अब जानते हैं कि राज्यसभा में सांसदों का चुनाव कैसे होता है। किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं, उन पर राज्य के विधायकों की संख्या के अनुसार वोट डाले जाते हैं। इसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली हैं। यहाँ विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या 399 है। अब सवाल है कि एक राज्यसभा उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होगी। एक सीट के लिए जरूरी वोटों की संख्या निकालने के लिए राज्यसभा की 10 खाली सीटों पर 1 जोड़ने पर यह संख्या हुई 10 + 1 यानी 11। अब 399 को 11 से डिवाइड करने पर 36 से कुछ अधिक आता है। इसमें 1 जोड़ने के बाद कुल संख्या हुई 37, यानी उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के मत चाहिए। अब जानते हैं कि यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या खेल हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगी दलों के 286 विधायक हैं। वहीं सपा के पास विधानसभा में कुल 108 विधायक हैं। सीधी गणित देखें तो प्रति सीट 37 वोटों के हिसाब से बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे। वहीं सपा अपने 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता सकती थी, लेकिन इस तरह राज्यसभा की 1 सीट खाली रह जाती। ऐसे में यहाँ क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 9 विधायकों द्वारा बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। हिमाचल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए विधायकों की प्रथम वरीयता के 35 वोट चाहिए थे। विधानसभा को गणित से समझे तो इसकी कुल स्ट्रेंथ 68 की है। इनमें से कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। अपना कैंडिडेट जिताने के लिए बीजेपी को 10 वोटों की दरकार थी। ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस भी शुरू कर सकती है। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस के पाले में वोटिंग की। राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 224 है। राज्य में बीजेपी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से 1 सीट पर जीत के लिए 45 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए थे, जबकि चुनाव मैदान में 4 सीटों पर कुल 5 उम्मीदवार खड़े हो गए। इस लिहाज से बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को 5 अतिरिक्त वोटों की दरकार थी। क्रॉस वोटिंग के इस खेल में पार्टी चाहे तो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर सकती है। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। डिफरेंट बॉर्डर में हम यहाँ पे वो फ्रॉड किया है बाबू लोग। खुद को सुरक्षित निकालने की गुहार लगाने का ये वीडियो रूसी सेना में शामिल भारतीय युवाओं का है, जो वहां जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों का सामना कर रहे हैं। इन युवाओं से लाखों रुपए लेकर रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़े नौकरियां दिलाने की बात कही। भारतीय युवाओं को धोखे से किसने रूस भेजा और ये लोग सेना में कैसे शामिल हुए। हिंदू की एक रिपोर्ट में रूसी रक्षा मंत्रालय के एक ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि बीते 1 साल में लगभग 100 भारतीय रूस गए हैं। वहीं बीबीसी की एक खबर के मुताबिक कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से कुल 16 लोग रूस गए थे। रूस भेजने वाले इस नेटवर्क में 2 रूसी और 2 भारतीय एजेंट शामिल हैं। इन एजेंट्स में सबसे प्रमुख बाबा ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला फैसल खान है, जिसके चैनल पर रूस जैसे देशों में नौकरियां दिलाने का दावा किया गया है।
तो जैसा तुम लोगों ने देखा भाई, तुम लोगों को मालूम होगा मैं इस वक्त तो रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग में। इतना पास आने के बाद तुम लोग समझ सकते हो भाई दबे अल्फाजों में कि तुम लोग यहाँ पर आके क्या क्या कर सकते हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल के अलावा राजस्थान का मोइन, तमिलनाडु का पालनीसामी रमेश कुमार और पूजा इस नेटवर्क का हिस्सा है। ये लोग वीडियोस के जरिए बेरोजगार लोगों तक पहुंच बनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंट्स ने युवाओं से 3-3 लाख रुपए लेकर हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की जॉब दिलाने का वादा किया था। 9 नवंबर 2023 को 3 लोग चेन्नई से शारजाह भेजे गए। वहां से 12 नवंबर को इन्हें रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। फैसल खान के लोगों ने इसके बाद 13 भारतीयों को रूस पहुंचाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में नौकरी करने गए कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें हैदराबाद के मोहम्मद अफसार, तेलंगाना के सुफियान, उत्तर प्रदेश के अरबान अहमद, कश्मीर से जहूर अहमद, गुजरात के हिमिल और कर्नाटक के सैयद हुसैन, समीर अहमद और अब्दुल नईम हैं। इन सभी से कहा गया था कि उन्हें हेल्पर का काम करना होगा, न कि सेना में सैनिकों की तरह युद्ध लड़ना होगा। इन भारतीयों के घर वालों का कहना है कि रूस पहुंचने के बाद सभी को कुछ दिन ट्रेनिंग दी गई और फिर 24 दिसंबर 2023 को रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। गन्स, मिलिट्री ड्रेस, ये सब देखकर परेशान हो गए कि भाई हमारे को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे। तभी भी ये जो एजेंट्स है उनको मिसगाइड किया कि भाई ये आप पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, आपको ट्रेनिंग के हाथ से दिया जा रहा है, आपको कोई जंग पे जाना नहीं है, न कोई फ्रंट लाइन पे जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू होने के पहले रूसी ऑफिसर्स ने इनसे एक बॉन्ड पेपर साइन करने के लिए कहा था। बॉन्ड की भाषा रूसी थी। लड़कों को एजेंट पे भरोसा था, इसलिए सभी ने उन पर सिग्नेचर कर दिया था। एजेंट्स के झांसे में आकर रूस गए अफसान और सुफियान के परिवार का कहना है कि कई दिनों से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पहुंचे भारतीयों को सेना के हथियार और गोला बारूद के रख रखाव की ट्रेनिंग दी गई थी और फिर जंग के मोर्चे पर भेज दिया गया। फैसल खान का कहना है कि जंग के मैदान में फोन का इस्तेमाल करने में खतरा है। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों का पता लगा लिया है जिन्हें मॉस्को तक लाया जा चुका है। बाकी लोगों की जानकारी के लिए वो रूसी सेना और भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस पहुंचे भारतीयों को प्राइवेट आर्मी वैगनर में शामिल किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरे भारतीयों में से एक के परिवार वालों ने AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। इसके बाद पुलिस ने विदेश मंत्री S जयशंकर से भारतीय युवाओं की वापसी की कोशिश करने को कहा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर विदेश मंत्री को टैग करते हुए लिखा, इन भारतीयों की घर वाले परेशान हैं, कृपया इन्हें घर वापस लाने की कोशिश करें। विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि कई भारतीय रूस में सेना के सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों से संपर्क में है और उन्हें वापस लाने की कोशिश करें। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की है कि रूसी सेना में शामिल होने वाले भारतीय युवा सीधे जंग में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं।